हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी तक कौन कौन सी अकाउंटिंग सीख रखी है मैम? मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रखी है, मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीख रखी है, एंड अब बारी आ गई मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है जी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले तो देखो हम अपनी एनईपी के हिसाब से चलेंगे। यूनिट वाइज जो मेरा सिलेबस हम उसको कवर करेंगे। अब देखो यूनिट वन के अंदर सिलेबस में क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपको मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस पता होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के। भाई जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो है क्या, उसका स्कोप कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, उसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है और उसको करने के एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंट कैसे है वो पता होना चाहिए। कॉस्ट के आपको कंसेप्ट और कितने कितने तरीके की कॉस्ट होती है आपको वो पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है, भाई कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिला के मेरी टोटल कॉस्ट बनती है। मैम कॉस्ट के अंदर मेरा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, मेरा ओवरहेड का खर्चा, सारे खर्चे आते हैं। और भाई हमें कॉस्ट शीट बना के दिखानी है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब मुझे जो कॉस्ट शीट सीखनी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सीखनी है। ठीक है जी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग करता कौन है? कॉस्ट अकाउंटेंट। तो उसका रोल क्या है भाई? तेरी जरूरत हमें क्यों पड़ी? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखेंगे। भाई देखो जैसे कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख रखे हैं जिसको हम एएस कहते हैं। एएस सीख रखे हैं हमने। AS4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, AS10 PPE हमने समझ रखा था, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये सारे, AS2 इन्वेंट्री, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि ये डिफाइन करते थे कि भाई क्या प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, क्या स्टैंडर्ड, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या चीज़ों का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेरे CAS होते हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डन है, हमें उनको फॉलो करना होता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमें समझना है और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 हमें समझना है, जो कि किस किस बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्विजिशन। ठीक है जी। उसका CS22 बात करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में। डन है जी। टाइम टू टाइम जो जो इन CAS के अंदर चेंजेस आए हमें वो भी सीखने हैं। छोटी सी यूनिट है पर इस यूनिट के अंदर जो मेजरली पोर्शन है वो मेरा थियोरेटिकल है, पर प्रैक्टिकल चैप्टर से मेरा एक आता है विच इज कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले चीज़ तो ये समझने की कोशिश करना कि मैम हम कैसे चलेंगे। मैं आपको अगर बेटा सारी सारी थ्योरी करवाती जाऊंगी तो देखो हमारे जो लेक्चर्स है ज़्यादा इलेबोरेटिव हो जाएंगे और उतना ज़्यादा हम एफिशिएंट तरीके से अपने कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है, मैं आपको थ्योरी का वन शॉट भी कराऊंगी, एक बारी में सारी थ्योरी एक साथ, तब भी आपका काम बन जाएगा। इसलिए अभी हम फोकस करेंगे कि मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है, उससे रिलेटेड जितनी थ्योरी होगी वो हम करते हुए चलेंगे। अब मैम कॉस्ट अकाउंटिंग में डेप्थ तो मार ली, डाइव तो मार ली। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है क्या, पढ़ना क्या, वो समझो। सबसे पहली चीज तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की अकाउंटिंग करो भाई। ये जो कॉस्ट, ये वैल्यू है, ये आई कहाँ से? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जितनी भी इनकम है, जितने भी खर्चे हैं, सबको एक साथ ले और रिकॉर्ड कर लो। भाई एक आइटम को बनाने के लिए, एक आइटम को बनाने के लिए जो जो मेरा खर्चा हुआ, और मैम जो उसका स्क्रैप निकल कर आया उसको मैंने बेच दिया, तो जो मेरी इनकम निकल कर आई, सबको एक साथ ले आओ। और फिर इन स्टेटमेंट को हम पीरियोडिकल बेसिस पे बनाएंगे, पीरियड आफ्टर पीरियड इंटरवल्स पे बनाएंगे। इन स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करने को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, जिसका हम क्या करते हैं? रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? मेन एम, पर्पस क्या है? एसरटेन करो और कॉस्ट को कंट्रोल करो। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिंपल मतलब क्या है? कोई भी आज मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है मुझे, वो मुझे क्यों हेल्पफुल है? वो मुझे हेल्पफुल है ताकि मैं कॉस्ट को एसरटेन कर पाऊँ। भाई मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आज कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मैं ये चीज़ एसरटेन कर पाती हूँ कि मेरी एक सामान को बनाने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है। अगर मुझे कॉस्ट पता होगी तभी तो मैं उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाऊंगी। अगर मुझे पता है कि आज मेरे लेक्चर्स की कॉस्टिंग इतनी आ रही है तभी तो मैं सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाऊंगी कि मुझे आपको कितने में सेल करना है। अगर आज आपको पता है कि भाई एक कैलकुलेटर बनाने की कॉस्ट जो 100 रुपीज़ है, तभी तो हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे कि मुझे उसको 120 पे सेल करना है। समझ रहे हो? सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। मुझे कॉस्टिंग ही नहीं पता तो बेचोगे किस प्राइस में वो भी आपको पता नहीं चल पाएगा। थर्ड, मेजरिंग एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे हेल्प करता है कि भाई कॉस्ट को मेजर करो, कॉस्ट को कंट्रोल करो। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो होते हैं बेटा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब दोनों में फ़र्क क्या है? आज मैम मेरी जो एक कैलकुलेटर बनाने की कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ आ रही है। मैं सबसे पहले फर्स्ट एम मेरा क्या रहने वाला है? सबसे पहला फोकस क्या होगा? भाई ये 100 रुपये की जो कॉस्टिंग है ना, 100 ही रुपये रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि 110 हो जाए, ये ऐसा नहीं है कि 120 हो जाए। कॉस्ट को कंट्रोल करना, जितना लग रहा है उतना ही लगे, बढ़े ना किसी भी चीज़ की वजह से। कॉस्ट कंट्रोल। फिर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, इन लॉन्ग रन मैं क्या सोचूंगी? भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी ला, कोई ऐसी मशीनरी लेकर आए कि जो 100 रुपये है ना ये घट के 90 हो जाए, ये घट के 80 हो जाए। कॉस्ट रिडक्शन। पहले कंट्रोल होता है कॉस्ट और फिर कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती है लॉन्ग रन के अंदर। उसके बाद इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। भाई एक तरीके की जो रिपोर्ट बनकर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, ये एनालिसिस हेल्प करता है डायरेक्टर्स को डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो
अब उसके बाद सबसे पहला जो मेरा प्रैक्टिकल पार्ट है वो है कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक तरीके की मेरी स्टेटमेंट है जो कि मुझे डिटेल्ड एनालिसिस देती है कि भाई किस किस सेक्टर के अंदर किस किस फेज में मेरी कितनी कितनी कॉस्टिंग लग रही है एक प्रोडक्ट या सर्विस की। एक प्रोडक्ट या सर्विस जो मैं बना रही हूँ, जो मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, किस फेज में उसकी कितनी कॉस्टिंग लग रही है। अब ये जो कॉस्ट शीट है मैं दोनों तरीके से निकाल सकती हूँ, विच मीन्स इस कॉस्ट शीट के अंदर मैं टोटल कॉस्ट भी और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकती हूँ कि भाई सारा का सारा कैलकुलेटर जितने मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ सबकी कॉस्टिंग क्या आ रही है और एक की कॉस्टिंग क्या आ रही है, दोनों मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ कॉस्ट शीट की हेल्प से, जिसे मैं क्या कहती हूँ द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट। एग्जामिनेशन में वैसे तो 90% आपको साफ साफ बोलेगा कॉस्ट शीट बनाओ। अगर कहता है कि भाई आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी है तो समझ जाना कहीं ना कहीं वो आपसे कॉस्ट शीट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कॉस्ट शीट है, समझ रहे हो मेरी बात को, कौन सी वाली सीखनी है मैम? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो कहता है ना कॉस्ट शीट, हमें वो वाली सीखनी है। CAS 4 वाली कॉस्ट शीट हमें सीखनी है। चलो अब कॉस्ट शीट सीखने से पहले पहले ये समझते कि कॉस्ट शीट के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये सोचो कि मैम एक मैं फैक्ट्री के अंदर हूँ, अब मुझे ना सामान प्रोड्यूस करना है। लेट सपोज हमने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था, हमें कैलकुलेटर ही बनाना है। तो भाई एक कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। ठीक है जी, रॉ मटेरियल आया, जो भी प्लास्टिक वगैरह लगता है वो अलग अलग टाइप का प्लास्टिक आया, जो डिस्प्ले की स्क्रीन आती थी वो डिस्प्ले की स्क्रीन आई। फिर मैम रॉ मटेरियल लगने से क्या काम हो जाएगा? नहीं, लेबर भी तो चाहिए। सब चीज़ों को असेंबल करेंगे, जिस क्वांटिटी में जो सामान चाहिए उस चीज़ को लगाएंगे, 1 2 3 जिस सीक्वेंस में लगना चाहिए उस सीक्वेंस में लगाएंगे। मैम लेबर भी चाहिए। और क्या लेबर होने से काम हो जाएगा? नहीं मैम, मेरे को तो मशीनरीज भी चाहिए, ओवरहेड का भी तो खर्चा आएगा, मुझे प्लांट एंड मशीनरी ये सब चीज़ें भी चाहिए। तो मैम एक चीज़ बनाने के लिए जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट विच मीन्स डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट, तीनों कॉस्ट आती है, जिसको टोटलिटी में जब मैं मिला देती हूँ तो उसे मैं कहती हूँ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज माई डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि एक प्रोडक्ट पे मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एक प्रोडक्ट से मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि भाई इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मेरा इतना रॉ मटेरियल लगा, इतनी मेरी डायरेक्ट लेबर लगी और इतने मेरे ओवरहेड के खर्चे लगे। प्राइम कॉस्ट इसे मैं कहती हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है कॉस्ट शीट के अंदर वो होता है आपको प्राइम कॉस्ट को एसरटेन करना, प्राइम कॉस्ट को देखना कि वो कितनी आ रही है। उसके अंदर 3 छोटे सेगमेंट्स आते हैं, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। अब मटेरियल, कौन सा मटेरियल मैम? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल मैंने कंज्यूम कर लिया। अब आपको पता ही है, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल का मेरा ओपनिंग स्टॉक, जितना मटेरियल मैंने परचेज कर लिया, माइनस एंड में इतना मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल कर आता है। ये वैल्यू मेरे लिए यूजफुल है। फिर डायरेक्ट लेबर और फिर ओवरहेड, इन तीनों का ऐड करूंगी तो मेरी प्राइम कॉस्ट निकल कर आएगी। ये तीनों वो खर्चे हैं जो कि मैं एक प्रोडक्ट से डायरेक्टली एलोकेट कर सकती हूँ, एक प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि मैं प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ठीक है जी। अब देखो मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास लेबर है, ओवरहेड है, जो टूल्स वगैरह हो गए ओवरहेड, तीनों को मिला के मेरी प्राइम कॉस्ट बन के तैयार हो गई। पर क्या बस यही खर्चा लगता है? नहीं मैम, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर रेंट का खर्चा, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, काफ़ी सारे खर्चे हैं। मैम फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है, लेबर को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर चाहिए, फोरमैन चाहिए, मेरा इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है मैम, मेरा रेंट, ये वो, इतनी सारी चीज़ें, मशीनरी है, उसका डेप्रिसिएशन है, बहुत सारी चीज़ें। मैम फैक्ट्री के भी तो कुछ खर्चे हैं, ये तो प्रोडक्ट के खर्चे हो गए, फैक्ट्री के भी तो खर्चे हैं। तो प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड करूंगी अपने फैक्ट्री के ओवरहेड्स को। प्राइम कॉस्ट ऐड करती, देखो मैंने फैक्ट्री बना रखी है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स ऐड हो जाएंगे तो मेरी निकल कर आएगी ग्रॉस वर्क कॉस्ट। भाई जो मैंने काम किया, ग्रॉस अप एक मोटा मोटा हिसाब लगाओगे तो इतना खर्चा लग गया। फिर इसके बाद मैं एडजस्टमेंट करती हूँ WIP की, WIP की एडजस्टमेंट करूंगी तो मेरी नेट वर्क कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। आपको पता है एक मटेरियल के 3 चीज़ें होती है, एक मटेरियल के अंदर या तो रॉ मटेरियल होता है वो मेरा, या फिर मेरा WIP होता है, या फिर मेरा फिनिश गुड होता है। रॉ मटेरियल मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब बात आई WIP की, तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट के बाद मैं WIP की एडजस्टमेंट करूंगी तो मेरी नेट वर्क कॉस्ट निकल कर आएगी। ठीक है जी। अब देखो नेट वर्क कॉस्ट के अंदर कुछ खर्चे मेरे ऐड होते हैं, वो कौन से होंगे मैं भी आगे आपको समझाऊंगी। फिर मेरा निकल कर आता है बेटा COP, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैम रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, अब मैं करूंगी फिनिश गुड की एडजस्टमेंट। परफेक्ट है जी। तो मेरा क्या बन के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि भाई जो सामान मैं बेचना चाहती हूँ उसकी इतनी कॉस्टिंग आ रही है। पर कैसे वही कॉस्टिंग है? नहीं मैम, फैक्ट्री से ज़रा कदम बाहर तो निकालो, ये मेरी फैक्ट्री, इससे बाहर निकालूंगी तो मैम अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो भाई ऑब्वियसली मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी तो लगाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट उठा के इस शॉप पे जाएगा, इस शॉप पे जाएगा, मार्केटिंग का खर्चा आएगा मेरा। मैम क्या सिर्फ फैक्ट्री का ही खर्चा होता है? नहीं मैम, इस फैक्ट्री का जो एक हेड ऑफिस है जो कि गुड़गांव के अंदर बैठा हुआ है, वो हेड ऑफिस पूरे के पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, उसका भी तो खर्चा है। दैट इज माई एडमिन खर्चा, जो कि प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता पर ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एक्टिविटी को मैनेज करता है।
आज एक कंपनी है, नॉर्मल सी चीज़ है, जिंदल स्टील्स एक कंपनी है, जिंदल स्टील्स का जहाँ पे जो फैक्ट्री है, क्या वहीं पे ही सारा काम होता है? नहीं मैम, जिंदल स्टील्स को रेगुलेट करने के लिए कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, इन्वॉइसिंग करना, बिल्स डिस्पैच करना, ये सारी चीज़ें, ऑडिट करवाना, डायरेक्टर बिठाना, डायरेक्टर को सेटिंग फीस देना, मीटिंग करवाना, ये सारी चीज़ें मैम एक अलग से ऑफिस के अंदर होती है, जिसको मैं हेड ऑफिस, जिसको मैं ब्रांच ऑफिस कहती हूँ, जो कि स्कैटर्ड होते हैं, उनका भी तो खर्चा होता है। ये चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेट नहीं होती, ये सिर्फ एडमिन के खर्चे जो कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो मैडम एडमिन का खर्चा, बेचने का और सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा भी तो मैं ऐड करूँगी। तो उसके बाद इन खर्चों को ऐड करने का निकल कर आती है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, एडजस्ट करने के बाद निकल कर आती है मेरी टोटल सेल्स। तो आई होप इस चार्ट से आपको कॉस्ट शीट जो है उसका एक ओवरव्यू मिल गया कि कॉस्ट शीट में सबसे पहला स्टेप है प्राइम कॉस्ट निकालना। फैक्टर के सारे खर्चों को ऐड करने के बाद मेरी ग्रॉस वर्क कॉस्ट आती है। WIP एडजस्टमेंट करूंगी तो नेट वर्क कॉस्ट आएगी, उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या निकल कर आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड के एडजस्टमेंट करूंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तो सिर्फ मेरा फैक्ट्री का खर्चा जुड़ा। फैक्ट्री के अलावा सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन का खर्चा मैं ऐड करूंगी तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आएगी। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, पहले तो आपको कॉस्ट शीट अच्छे से लर्न करनी है, बाय हार्ट लर्न करनी है, लिखनी है, और मल्टीपल टाइम जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आता है, या तो भाई आपको डायरेक्ट दे देंगे कि इन सारे खर्चे, इन सबको जहाँ जहाँ पे जाना है, जिस एरिया में जाना है वहाँ पे जाके ऐड कर दो, या फिर रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब बोलेंगे प्राइम कॉस्ट निकालो, बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो आपको बेसिकली एक हेड फाइंड करने को भी दे सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन से तो निकालना हो, या सीधी कैलकुलेशन भी आपकी हो सकती है। अब सबसे पहली चीज़ हम फोकस करते हैं अपनी CAS4 के प्रेजेंटेशन पे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, सबसे पहले जब भी कॉस्ट शीट बनाओगे, फॉर्मेट क्या होगा, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी आपका पीरियड है क्वेश्चन में जो स्पेसिफाइड है वो पीरियड मेंशन करके आना। डन है भाई। देखो हम प्रेजेंटेशन पे वर्क करेंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर हम कोई भी ऐसी गलती करने वाले नहीं है जिससे हमारा आधा नंबर भी कटे। ठीक है जी। अब पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैंने क्या बताया, कॉस्ट शीट दोनों रूप में बन सकती है, टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो और पर यूनिट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, प्राइम कॉस्ट को एसरटेन करना। मैम प्राइम कॉस्ट में 3 चीज़ें हैं, एक तो मेरा रॉ मटेरियल, एक मेरी डायरेक्ट लेबर और एक मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर मेरे ओवरहेड्स। ठीक है जी। रॉ मटेरियल कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। मुझे क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। मैम एक बात बताओ, अगर मैंने परचेज के टाइम पे कोई टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह पे करी है तो क्या उसका खर्चा ऐड कर सकती हूँ, कर सकते हो। जो भी GST, मान लो आपने कोई टैक्स पे किया, कोई ड्यूटी पे करी और वो नॉन रिफंडेबल नेचर की है, मतलब वो मुझे वापस नहीं मिलेगी, समझ रहे हो, नॉन रिफंडेबल नेचर की है, तो ऑफकोर्स वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, परचेज के अंदर उसको ऐड कर देंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। वैसे ये वाली जो एडजस्टमेंट है कम आती है, पर मैंने आपको सिखा दिया कि कोई भी अगर आपने टैक्सेस वगैरह पे करे हैं वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, तो नॉन रिफंडेबल नेचर के अगर आपके हो गए तो उनको भी कॉस्ट में ऐड कर देना। ठीक है जी। अब मैम रॉ मटेरियल तो मैंने मंगवाया, कुछ मटेरियल खराब आ गया, डिफेक्टिव स्क्रैप आ गया, उसको मैंने कहा कि सप्लायर तो वापस ले, सप्लायर कहता मैं नहीं ले रहा, या फिर मैं वापस भेजूंगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस के अंदर उस स्क्रैप को मैंने बेच दिया। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो आपका एडजस्टमेंट है उसमें गिवन क्या है, अगर उसमें गिवन है कि आपने स्क्रैप बेचा है तो देखो क्या वह रॉ मटेरियल का स्क्रैप है, अगर हाँ तो माइनस करना। मैम यहाँ पे मैं माइनस क्यों कर रही हूँ, ऐड क्यों नहीं कर रही, अरे सीधी सी बात ये समझो, मैं कॉस्ट शीट बना रही हूँ, कॉस्ट शीट के अंदर जो मेरी कॉस्ट एक्सपेंडिचर, जो मेरा खर्चा है उसको ऐड कर रही हूँ। अब कोई भी सामान मैं बेचूंगी, कबाड़ी में कोई भी सामान आप बेचोगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा तो कॉस्ट आपकी कम लगेगी, एक तरीके से इनकम हो गई आपकी। हाँ समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसलिए मैंने माइनस किया। माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया मैंने क्योंकि मैम वो पैसा मुझे मिल रहा है, जेब से नहीं जा रहा, जेब से जो जा रहा है उसको ऐड कर रही हूँ, जो मिल रहा है उसको लेस कर रही हूँ। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये मेरा मटेरियल कंज्यूम निकल कर आ जाएगा। अब भाई एम्प्लॉय के खर्चे सारे, मैम एम्प्लॉय के खर्चे में कौन कौन से खर्चे, भाई जो भी पेमेंट दुनिया जहान का, जो भी पैसा मैं अपने एम्प्लॉय को दे रही हूँ वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएगा। मैम दुनिया जहान का जो भी पैसा, मतलब चाहे उसका वेजेस हो, सैलरी हो, PF हो, ESI हो, कोई बोनस हो, कोई ओवर टाइम की पेमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारा खर्चा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट, ऐसे खर्चे जो कि एक प्रोडक्ट में डायरेक्टली एलोकेट कर सकती हूँ, जो कि पता है बहुत ज़्यादा ना डिटेल्ड में नहीं आते, ये उसमें ना एडजस्टमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली चार्ज है एक प्रोडक्ट से, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे।
तीनों को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा मैम, इधर देखो इधर देखो, ये मेरी प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दे दो, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स का नाम दे दो, या फिर वर्क्स ओवरहेड का नाम दे दो, एक ही बात है। जिसके अंदर फैक्ट्री में होने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चों को मैं ऐड करूंगी, विच इज इनडायरेक्ट खर्चा ऑफ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मैम लेबर का इनडायरेक्ट खर्चा मतलब, भाई मैंने बताया तो था, सुपरवाइजर, फोरमैन, जो लेबर को देखता है कि सही से काम कर भी रही है या सिर्फ ऐसी आ रही है, वो खर्चा। मैम मटेरियल का कौन सा खर्चा, भाई कोई टूल्स, स्पेयर्स, कोई भी मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, जो मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर वो कितना लगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट खर्चा, पावर, लाइटिंग, फ्यूल, ये सब खर्चे मेरे वहाँ आ जाएंगे। फिर क्या निकल कर आएगी, मेरी ग्रॉस वर्क कॉस्ट, कि मोटा मोटा मेरा इतना खर्चा आने वाला है। मैं क्या करूँगी इसके अंदर, WIP के एडजस्टमेंट, ओपनिंग WIP ऐड करूँगी, क्लोजिंग WIP लेस करूँगी। ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस, इसको याद कैसे करेंगे, अरे सिंपल सी चीज़ है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते थे। सिमिलरली ओपनिंग WIP ऐड, क्लोजिंग लेस। सिमिलरली अगर फिनिश गुड का होगा तो ओपनिंग फिनिश गुड ऐड, क्लोजिंग लेस। क्लोजिंग लेस क्यों होता है भाई, क्लोजिंग मतलब ये अभी मेरे पास एंड पीरियड में बचा हुआ है, इस पर अभी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, इस पर कोई भी काम नहीं हुआ, समझ रहे हो, क्लोजिंग बचा हुआ है, अभी भी कुछ काम ही नहीं हुआ, तो कॉस्ट में ऐड ही क्यों कर रहे हो, हटाओ इसको कॉस्ट में से। सीधी सी बात है, अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते कि इतना काम मेरे पास बचा हुआ है, तो हटाओ इस काम को, आप अपने इफेक्टिव आवर्स गिनो कि कितने घंटे आपने काम किया। ये तो चलो हम आवर्स के बेसिस पे ले गए, मैं आपको कह रही हूँ कि आपको आपको काम दिया गया कि आपको ये बनाना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट लेट सपोज बनाना है, आपने 10 यूनिट्स बना दी और आपने कहा कि भाई 2 यूनिट्स जो है ना अभी भी WIP पे चल रही है, तो आप क्या कहोगे, भाई WIP वाला खर्चा हटा, जो कंप्लीटेड है उसकी बात कर। तो भाई क्लोजिंग इसलिए मैंने हटा दी, तो मेरी क्या निकल कर आएगी, नेटवर्क कॉस्ट। कॉस्ट में एडजस्टमेंट करने के बाद आता ही क्या है, नेटवर्क कॉस्ट, तो नेटवर्क कॉस्ट आ गई। फिर मैं क्या एडजस्टमेंट करूँगी, मैंने आपको बताया था, इधर आ जाओ, मैंने आपको क्या बताया था मैम, नेटवर्क कॉस्ट में COP तक जाने के लिए मैं कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, और वो कुछ चीज़ों का नाम क्या है, वो कुछ चीज़ों का नाम है QRACP। मैम ये का कोई एब्रीवेशन है, ऐसे समझ लो, QRACP मैं ऐड करती हूँ, विच इज़ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होगी भाई, एक बात बताओ, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्वालिटी का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, जो कि देखता है कि हर लॉट से जो सामान निकल कर आ रहा है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करता है, वो इंस्पेक्शन करता है, क्वालिटी की रिपोर्ट्स निकलती है कि भाई हर चीज़ की बिल्कुल फिट है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी की कॉस्ट लगेगी। फिर उसके बाद एक ऐसी मेरी टीम होती है जो कि रेगुलर बेसिस पे अच्छा और इनोवेशन करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे R&D का काम कर रही होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो भी ऐड करूँगी। फिर मैम कुछ एडमिन के खर्चे जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एडमिन के खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब मैम मेरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर मैंने एक छोटा सा ब्लॉक बना रखा है जहाँ पे मैंने AC वगैरह लगा रखा है, फर्नीचर लगा रखा है, जो कि बिल्स एक तरीके से देख रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं मशीनरीज की। एक ऐसा ब्लॉक जो कि मशीनरीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि मशीनरी सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो बेसिकली एडमिन का खर्चा, एडमिन डिपार्टमेंट का खर्चा जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगर वो डिपार्टमेंट वहाँ पे ना हो तो भाई मशीनरी कोई ब्रेकडाउन में चली गई, खराब होगी, कैसे रेगुलेट होगी, तो भाई एडमिन का खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, QRAC का मतलब क्या है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। इसका मतलब क्या मैम, जो भी मैंने बनाया उसमें से कुछ सामान हमेशा थोड़ी होता है कि इनपुट जितना डाला उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा, मैम कुछ वेस्टेज भी होती है, कुछ स्क्रैप भी होता है, तो उस स्क्रैप को मैं बेचूंगी तो ऑफकोर्स मेरे पास पैसा आएगा, तो लेस कर दी मैंने क्रेडिट फॉर रिकवरीज। ठीक है जी। अब लास्ट में ऐड क्या होती है, P से प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। ये वो पैकेजिंग कॉस्ट होती है जो कि एक प्रोडक्ट को यूजफुल कंडीशन में डालने के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको टूथपेस्ट का, तो टूथपेस्ट की कुछ ऐसी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर से आपका टूथपेस्ट निकलता है। अगर वो आउटर कवरिंग इसकी ना हो तो क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ कर सकते। अब मैं एक बात करती हूँ आपसे ब्रेड की, तो ब्रेड आपको एक तरीके की पॉलीथिन में आती है, मतलब कुछ ऐसा सेलोफिन टाइप का कुछ होता है जिसके अंदर आपके ब्रेड्स होती हैं। अगर वो नहीं होगा तो ब्रेड लाओगे किस में, न्यूज़पेपर में लपेट के, नहीं। तो मतलब हर चीज़ की आउटर कवरिंग होती है जो कि ज़रूरी होती है उस प्रोडक्ट को मतलब बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, QRACP मैंने ऐड कर दिया, तो फिर मेरी निकल कर आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना कि ये जो दोनों खर्चे होते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होने चाहिए। अब बच्चे के मन में सवाल ये आएगा कि मैम अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि एडमिन का खर्चा कैसा खर्चा, एजम्पशन ले लो कि हम मान के चल रहे कि एडमिन का जो खर्चा है ओवरहेड है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। दूसरा सवाल, मैम क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं कर रखा, बस लिख रखा सेल ऑफ स्क्रैप, तो मान के चलना कि वो ये वाली स्क्रैप है। जब तक अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन क्लियरली कि भाई सेल ऑफ स्क्रैप आपकी रॉ मटेरियल की हो रही है, यहाँ पे वर्ड ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होना मैंडेटरी है, तब तक आप उसको यहाँ से माइनस नहीं करवाओगे जब तक क्वेश्चन साफ साफ रॉ मटेरियल नहीं कहता।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब मैम WIP भी हो गई थी, फिनिश गुड की एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगा। उसके अंदर 3 टाइप के खर्चे ऐड होंगे, विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जर्नल जो कि हेड ऑफिस वाला ब्रांच ऑफिस के हैं, जो कि फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड, बेचने के और सामान जो होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बेसिकली जो चेन बनती है हमारी उधर सामान पहुंचाने की जो कॉस्टिंग है वो, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट, मतलब बेसिकली ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को, बहुत सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा करके कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस में डालते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट इसके अंदर आती है। तो ये सारे खर्चों को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ये मेरी सेल्स निकल कर आ गई। छोटी सी मेरी 2 पेज की कॉस्ट शीट है, आप बनाओगे तो आपके एक ही पेज में आ जाएगी। क्लियर है? अगर मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराऊँ कि कॉस्ट शीट में था क्या, तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों ऐड करें, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। प्राइम कॉस्ट में मैंने ऐड करे फैक्ट्री के ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड एक ही बात है, तब मेरी ग्रॉस वर्क कॉस्ट निकल कर आएगी। एडजस्टमेंट करी मैंने WIP की, ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस, तो मेरी नेट वर्क कॉस्ट निकल कर आएगी। QRACP मैंने लगाया तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आएगी। ऐड और लेस किया मैंने फिनिश गुड, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आएगी। 3 टाइप के खर्चे जो कि फैक्ट्री से हट के हैं वो मैंने ऐड कर, दैट इज एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, प्लस माइनस किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, तो मेरी सेल्स निकल कर आ जाएगी। तो ये वो टाइप की कॉस्ट शीट है जो कि हम रेफर कर रहे हैं, जो कि आपकी CA वाली इंडस्ट्री के अंदर भी प्रेफरेबल है। मतलब जो बच्चे अगर CA भी कर रहे होंगे तो वो भी फिगर आउट करेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी कॉस्ट शीट ही हमने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में समझी है। अब बहुत सारी बुक्स में, मतलब आप ये चीज़ जानो कि बहुत सारी बुक्स मैंने रेफर करी है, उसके अंदर क्या कर रखे इस फॉर्मेट पे थोड़े बहुत स्लाइटली चेंजेस है। अब वो चेंजेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ बुक्स रेफर करी जिसके अंदर क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर QRACP ऐड कर दिया, फिर WIP के एडजस्टमेंट कर दी, सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखा दिया। इसका मतलब ग्रॉस वर्क कॉस्ट, नेट वर्क कॉस्ट ये सब दिखाया ही नहीं। तो बेसिकली बेटा आप मल्टीपल बुक्स रेफर करना, मल्टीपल आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, पर एक चीज़ फिक्स्ड है, आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा चाहे आप कोई सी भी प्रेजेंटेशन फॉलो करो। आपका आंसर हमेशा हमेशा सेम रहेगा चाहे कोई सी भी प्रेजेंटेशन फॉलो करो। हमने ये वाली क्यों फॉलो करी है, क्योंकि आपकी CA से भी मैच हो जाएगी और इसके अंदर मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके अंदर चीज़ें तो है थोड़ी सी एलैबोरेटिव है, ठीक है। अब मोर और लेस आप एक चीज़ देखो, जितनी भी आप कॉस्ट शीट रेफर करोगे उसमें जो भी चेंजेस होगा हमेशा इस सेगमेंट में चेंजेस होगा। इस सेगमेंट में क्या होगा, QRACP पहले ऊपर ऐड कर दिया, WIP नीचे कर दिया, या ये दिखाया ही नहीं, या इन दोनों में से ग्रॉस वर्क कॉस्ट या नेट वर्क कॉस्ट में से एक दिखा दिया, तो ये एडजस्टमेंट है, पर आंसर कभी भी आपका डिफरेंट नहीं आएगा। और दूसरी बात, जितनी भी आपकी कॉस्ट शीट के प्रेजेंटेशन चेंजेस होंगे वो सिर्फ इसी सेगमेंट के अंदर होंगे। ऐसे ऐसे मैं और 4 सेगमेंट बना सकती हूँ जिसके अंदर आपके चेंजेस होंगे, बट आंसर हमेशा सेम रहने वाला है। इसलिए आप कोई सी प्रेजेंटेशन फॉलो करो जो भी आपके कॉलेज के अंदर करवाई गई है, मोर और लेस सब इक्वली सही है, ठीक है, क्योंकि आंसर इफेक्टिवली सेम आएगा। दूसरी चीज़ बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। अब बेटा ये मैंने आप पे छोड़ दिया कि आपको कौन सी फॉलो करनी है, आपको किसके हिसाब से करना है। जो भी आपके प्रोफेसर बुक फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चन फॉलो करते हैं, आपको जो आसान लगे आप वो करो। मैम मेरे पेपर के अंदर कौन सी एक्सेप्टेड होगी, आपके पेपर की अगर मैं बात करूँ तो वो बेटा चेक करते हैं आपकी मेन चीज़, COP का आंसर क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर क्या आ रहा है, COS का आंसर क्या आ रहा है, प्राइम कॉस्ट का आंसर क्या आ रहा है। ये 4 चीज़ें वो चेक करते हैं और इन चारों में कभी भी फर्क आएगा ही नहीं, चाहे कोई से प्रेजेंटेशन यूज़ करो। आप समझ रहे हो मैं बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे क्यों कर रही हूँ, बिकॉज बेटा मैंने इस चीज़ के लिए ना सर्वे कंडक्ट करके DU के बहुत सारे कॉलेजेस में देखा कि कौन सी प्रेजेंटेशन लाइकली फॉलो कर रहे हैं, और मैक्सिमम जब फॉलो कर रहे थे कॉलेजेस मैंने वो वाली प्रेजेंटेशन आपके सामने करवा दी, ठीक है। आप ये देखो कि जब आपका पेपर चेकर होगा वो प्राइम कॉस्ट, COP, COGS, COS और सेल्स, ये 5 चीज़ें मैच करता हुआ चलेगा। सबके आंसर्स आपके सेम ही रहेंगे हर प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। देखो COP भी यहाँ पे सेम रहेगा और प्राइम कॉस्ट भी, बस चीज़ें कहाँ डिफरेंट हो रही है, चीज़ों की प्लेसमेंट में, कोई पहले ऐड हो रहा है कोई बाद में ऐड हो रहा है, ऐड सबको ही होना है, ठीक है। तो मैंने सफिशिएंट टाइम लगा दिया आपको इस चीज़ को सेटिस्फाई करवाने में कि भाई आप कुछ भी फॉलो करो आंसर आपका सेम आने वाला है। अब डिटेल में बात करते हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर सबसे पहला जो मेरा था वो था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकलता कैसे है, रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग माइनस करेंगे पता है। मैम कैरेज इनवर्ड, सप्लायर के वेयर हाउस से जब वो मेरे फैक्ट्री के स्टोर हाउस में आया, स्टोर रूम में आया, तब बीच में आने का कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी तो लगा होगा। कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कॉस्ट में ऐड करो तो अगर गिवन है तो,
ठीक है मैम, अगर कोई भी रॉ मटेरियल डिफेक्टिव आ गया, स्क्रैप आ गया, उसको मैंने बेचा, प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल को बेचा, तो मैम रिकवरी माइनस कर दो। ये बहुत बहुत रेयरली आता है कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर मुझे हो गया तो उसको भी लेस कर देना। डन है, ठीक है जी। अब बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस, लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट की। भाई एम्प्लॉय को देखने वाले हर खर्चा, हर पेमेंट इसके अंदर डाल दो, चाहे वो वेजेस हो, सैलरी हो, अलाउंसेज हो, इंसेंटिव हो। फर्क क्या है मैम अलाउंसेज इंसेंटिव का? जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा अलाउंसेस क्या होते हैं। एक तरीके की पेमेंट होती है, एक तरीके का एडिशनल बेनिफिट होता है जो उसको दिया जाता है। ओवर टाइम काम करेगा उसका पैसा दो, बोनस, या फिर कहीं जगह पे उसको एक्स ग्रेशिया भी लिखा होता है, तो मतलब समझ जाना बोनस की बात वो कर रहा है। बोनस या फिर एक्स ग्रेशिया एक ही बात है। अगर एम्प्लॉयर ने कहीं भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया, चाहे वो प्रोविडेंट फंड में किया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में किया, कहीं भी किया, एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, भाई कॉस्ट में ऐड कर दो। और कोई और बेनिफिट, जैसे कि उसका मेडिकल का बेनिफिट दे दिया, कहा कि भाई तेरे को जो फैक्ट, बहुत सारे ना ऑफिस कल्चर के मैंने देखा है कि कूपन्स बांटे जाते हैं कि भाई आपको यहीं पे खाना मिलेगा, तो फ्री फूड या फिर सब्सिडाइज फूड देने लग गए। ट्रैवल, कहते हैं कि भाई तो इतना अच्छा बंदा है, काम करता है हमारे लिए, जाए काम कर, घूम के अपनी फैमिली को भी घुमा के आ, तो लीव ट्रैवल कंसेशन दे दिया। तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, कॉस्ट का पार्ट है, बिकॉज हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। थर्ड चीज़ क्या आती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में कभी भी इसके पॉइंटर्स एडजस्टमेंट नहीं आती, बस आपको एक चीज़ दी जाती है कि ये सारे खर्चे हैं जो कि डायरेक्टली चार्जेबल है टू द मटेरियल। तो अगर ये चीज़ दिख जाए डायरेक्टली चार्जेबल, तो भाई समझ आना डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। दूसरा रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन, इस पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये क्या चीज़ होती है। भाई देखो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं एक बात करूँ फरारी की, तो उसके ऊपर एक लोगो लगा हुआ होता है। हमने क्या कहा, टाई अप कर लिया कंपनी के साथ, फरारी कंपनी के साथ, कि भाई हम, फरारी कंपनी ने उसके जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वो तो कर दिया आउटसोर्स, समझ रहे हो कि भाई सामने वाली पार्टी बना के देगी, पर फरारी हर बार ना उसको क्या दे रही है, अपना एक लोगो दे रही है। तो जितनी वो गाड़ी प्रोड्यूस करेगा ऑन प्रोडक्शन, वो उतनी बार वो लोगो उसके ऊपर लगाएगा और उस हिसाब से उसको वो रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये जाएगा, जिसका मतलब क्या है, जितनी जितनी चीज़ों पे वो चीज़ें, मतलब वो हम आइकन लगा रहे हैं, वो हम जो भी जो बेटर का चीज़ है वो लगा रहे हैं, लोगो टाइप, वो प्रोडक्शन के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 10 गाड़ी है तो 10 टाइम्स रॉयल्टी जाएगी। अब जैसे ये चीज़ ना रॉयल्टी वाली बहुत ज़्यादा होती है, पर ट्रांजैक्शन बेसिस भी होती है कई कई जगह पे। काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स के ऊपर भी मैंने ये चीज़ देखी है कि इतनी आपने सेल्स कर दी तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अब कोई भी टेक्निकल सर्विसेज वगैरह हमने ली किसी भी पर्सन से, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगी। अब बात करते हैं बेटा फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में। जो भी मेरे स्टोर और स्पेयर्स के कंज्यूमेबल्स हैं, ठीक है जी, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग, भाई खड़ी तो कर दी, उस पर डेप्रिसिएशन ही लगेगा, उस पर डेप्रिसिएशन इसका पार्ट है। मैम कोई भी प्रोडक्शन एसेट, ऐसे एसेट जो कि मुझे प्रोडक्शन में हेल्प कर, जैसे कि मेरी मशीनरी वगैरह, वो मैंने लीज पे ली, लीज रेंट पे ली, तो उसका लीज रेंट जो जा रहा है वो भी मेरे फैक्ट्री का पार्ट बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। मैम अब कोई भी प्लांट है, मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, टूटती फूटती भी है, तो रेगुलर बेसिस पर उसका रिपेयर मेंटेनेंस चलता है, वो भी यहाँ आएगा। मैम इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बता दिया, जैसे कि सुपरवाइजर, फोरमैन। मैम ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, डिजाइनिंग करी, तो अगर ये चीज़ कोई स्पेसिफिक होती, अगर किसी के लिए हम स्पेसिफिक ड्राइंग डिजाइनिंग करते, तो भाई जब नाम स्पेसिफिक जुड़ जाता है तब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाता। अगर स्पेसिफिक मैंने कोई ड्राइंग बना के दी है तो पता है ना भाई इस प्रोडक्ट के लिए बना के दी है, स्पेसिफिक करके दी है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। अगर जर्नल है तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। मैम प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, इनका इंश्योरेंस कराया, रॉ मटेरियल WIP का इंश्योरेंस कराया, वही चीज़। आप एक चीज़ देखो, P&L अकाउंट क्या होता है? मैम एक तरीके का वैसा अकाउंट जिसके अंदर मेरे सारे इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं। तो P&L में इंश्योरेंस आता है, आता है, P&L में डेप्रिसिएशन आता है, आता है, रेंट का खर्चा आता है, आता है, रिपेयर मेंटेनेंस का आता है, आता है। तो जो जो खर्चा P&L में आता है वो सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दो, ठीक है। इसके बाद अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्सचर, टूलिंग, छोटे छोटे नट, स्पेयर पार्ट्स, वो सारे। सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं कि सिर्फ फैक्ट्री के अंदर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता, टूल रूम होता है जहाँ पे सारे टूल्स रखे हुए होते हैं। इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है कि कोई भी मशीनरी में किसी भी टाइम पे कोई भी ब्रेक डाउन आया तो फटाफट से डिपार्टमेंट आता है, मेंटेनेंस करता है उस चीज़ का। पोल्यूशन कंट्रोल, कि भाई जितना पोल्यूशन एमिट हो रहा है कैसे कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे और सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं जो कि मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं अच्छी प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे। फिर कैरेज ऑन मटेरियल रिटर्न, भाई मटेरियल बेकार था, अगर मैंने अपनी फैक्ट्री से बाहर बेचा, फैक्ट्री से बाहर भेजा, तो वो मेरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा।
फ्यूल, लाइटिंग, हीट, पावर, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। कहाँ तक आगे मैम? डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, तो फिर मेरी प्राइम कॉस्ट आई। फिर मैंने फैक्ट्री के ओवरहेड्स देख लिए, तो मेरी ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गई। फिर मैं प्लस माइनस करूँगी WIP को, तो मेरी नेट वर्क कॉस्ट आ गई। फिर QRACP की एडजस्टमेंट करूँगी, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, इधर सुन रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस माइनस करूँगी फिनिश्ड गुड की, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी। अब डिफरेंस आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में 3 खर्चे ऐड होते हैं, विच इज एडमिन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का। वो ये रहे, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। डन है। एडमिन ओवरहेड्स जो कि बेटा जर्नल नेचर के हैं, जो कि आपके प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते हैं। वो क्या होगा मैम? जहाँ पे मेरा हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, या फिर जहाँ पे मेरी मैनेजमेंट बैठती है, ब्रांच ऑफिस है, वहाँ की फैक्ट्री, वहाँ का फर्नीचर, उसका डेप्रिसिएशन, उसका रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक है जी मैम। वहाँ उधर बैठने वाले लोगों की, एम्प्लॉयज़ की, अकाउंटेंट्स की, डायरेक्टर्स की, सेक्रेटरीज की सैलरी। मैम वहाँ पे जो मैंने रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, वहाँ का खर्चा। समझ पा रहे हो ना कहाँ का खर्चे की बात कर रही हूँ? फैक्ट्री से हट के जो मैंने अपना ऑफिस बना रखा है यार, उसका भी तो खर्चा होगा। ठीक है मैम। वहाँ पे जो मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है, पेपर है, प्रिंटर है, वो सारा खर्चा, ऑफिस की सप्लाईज। मैम वहाँ पे लीगल चार्जेस, जो ऑडिटर बिठाया, बुक्स को ऑडिट करता था, उसकी ऑडिट की फीस। मैम कॉर्पोरेट ऑफिस के एक्सपेंसेस, डायरेक्टर को बिठाने की सेटिंग फीस, मैम उसकी रेमुनरेशन, कमीशन, मीटिंग के सारे खर्चे, सारा का सारा एडमिन का खर्चा, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर सेलिंग का खर्चा। मैम सेलिंग का अंदर क्या है? जितने भी आपके सेल्स डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका सैलरी और वेजेस। जितने लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय है कि भाई ये सामान बेच के आओ, तो भाई सेलिंग ऑफ गुड्स में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी सैलरी और वेजेस। ठीक है जी। अब मैम सेल डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी तो बिल्डिंग होगी, उसका रेंट, मशीनरी, एसेसरीज होगी, फर्नीचर होगा, उसका डेप्रिसिएशन, उसका मेंटेनेंस। भाई ठीक है मैम। वो जहाँ जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर के पैम्पलेट में करे, चाहे वो टीवी में करे, चाहे वो कहीं मर्जी एडवर्टाइजमेंट करे, होर्डिंग्स के ऊपर करे, तो वहाँ की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। अगर मैम हमने कोई ऑनलाइन वेबसाइट बना रखी है, वहाँ से भी सेल्स आ रही है, तो ऑनलाइन सेल्स के लिए जो वेबसाइट मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए जो जो सिक्योरिटीज़ चाहिए, डोमेन चाहिए, हमें SSL सिक्योरिटी चाहिए। अब मान लो बहुत सारी और टाइप की सिक्योरिटीज़ वगैरह जो वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए जो जो खर्चे लगते हैं, वो सारे खर्चे, मार्केट रिसर्च करने के लिए जो खर्चे हैं, वो सारे। मैम जो भी हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी एग्जीबिशंस चलती है। उस एग्जीबिशन में छोटा सा अपना स्टॉल लगाने के बहुत सारे पैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बहुत कनेक्टिविटी एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे कि आपके कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि कोई फेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर डोमिनोज, लापिनोज, ये सब चीज़ें आती है, तो वो एक तरीके की क्या है? एग्जीबिशन। कि भाई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हमने वो स्पेस ऑक्यूपाई करी, उसके लिए जो पैसा दिया, वो सब चीज़ें। फिर बैड डेप। अब इस पर ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि बैड डेप को कॉस्ट शीट का पार्ट लेंगे या फिर नहीं लेंगे। CA में तो कभी कभार मना कर देते हैं कि नहीं लेंगे। अब आपकी BCom की जर्नी में क्या है कि वो ये कहते हैं कि बैड डेप हुई कैसे। बैड डेप होने का रीज़न ये है कि हम अपने सामान को बेचना चाहते थे, सेल करना चाहते थे। इतना पॉइंट क्लियर है। सेल को बढ़ाने के लिए हमने कहा चल कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं दे रहा, हम तेरे को काम करते हैं, क्रेडिट पे सेल कर देते हैं, कल को पैसे दे दियो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी तेरा टेन्योर है जितना भी, उस तक पैसे दे दियो। अब उस टेन्योर पे उसने वो पैसे नहीं दिए, तो हमारी जो सेल्स थी वो क्या कन्वर्ट हो गई? बैड डेट के अंदर। जो डेटर है वो बैड डेट हो गया। अब वो बैड डेट हुआ क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स करनी चाहिए। अगर मैं सेल्स ही नहीं करना चाहती तो वो बैड डेप भी नहीं होता। तो वो इसलिए कहते हैं कि बैड डेप का जो खर्चा है हम सेलिंग ओवरहेड में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज वो खर्चा इसी वजह से हुआ क्योंकि हम सेल प्रमोट कर रहे थे। ठीक है जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। भाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के जो लोग हैं उनकी सैलरी, वेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे मैम इंश्योरेंस भी तो कराएंगे। जो भी सामान इधर से उधर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, भाई रास्ते में सामान का कुछ हो ना जाए, इंश्योरेंस का खर्चा वो भी आएगा। मैम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल है, जैसे कि डोमिनोज क्या देता है, एक बाइक देता है, पीछे एक डब्बा सा देता है ब्लू कलर का। ठीक है जी। अब जैसे ही जेप्टो हो गए, ब्लिंकिट हो गए, एक तरीके से क्या आपकी छोटी छोटी सी स्कूटीज वगैरह इलेक्ट्रिक देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के जो व्हीकल्स है उनका डेप्रिसिएशन, अगर वो हायर पे ले रखिए तो हायर चार्जेस, उनके मेंटेनेंस के चार्जेस, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालो, और हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट। तो ये सारे खर्चे मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया आपको कि ये सारे खर्चे आपके कॉस्ट शीट का पार्ट इस जगह पे जाके बनेंगे। अब ऐसे भी तो कुछ आइटम होगी जो कि कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होती, बिल्कुल है मैम। कोई भी फाइन, पेनल्टी, डैमेज, डिमरेज, किसी भी टाइप का ऐसा कोई खर्चा है तो वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। सीधी सी बात है। ये फाइन पेनल्टी कब लगती है? जब आपने लॉ के किसी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया। भाई उसका खर्चा हमसे थोड़ी लोगे, वो कॉस्ट में थोड़ी ऐड करोगे। आज एक सीधी सी बात बताओ, आपको गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको एक चिमनी
लगानी है, पोल्यूशन फिल्टर्स लगाने आपने नहीं लगाए, तो आपको गवर्नमेंट ने खूब सारी हैवी पेनल्टी लगाई आपके ऊपर। तो उस पेनल्टी की कॉस्ट का आप एक प्रोडक्ट पे एलोकेट थोड़ी करोगे। कॉस्ट शीट के अंदर हम एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी खर्चा किया जो कि नॉन कंप्लायंस का है, सीधी सी बात, अगर मैं आपको थोड़ा और डीप में लेके जाऊँ, तो आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे विदाउट इन्वॉइसिंग, रास्ते में आके इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, ठीक है, आपकी गाड़ी डिटेन कर ली, डिटेन करने के बाद आपका जितना भी गुड्स थे उनको सीज कर लिया, तो क्या वो उसको छुड़वाने के लिए आपने 2 करोड़ रुपए दे दिए, समझ रहे हो, इंस्पेक्टर को? तो वो क्या 2 करोड़ रुपए आप कॉस्टिंग के अंदर डालोगे? नहीं, ये सारे खर्चे आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर नहीं डाल सकते। दूसरा, इंटरेस्ट का, कैश डिस्काउंट का, अदर फाइनेंस कॉस्ट, ये सारे खर्चे भी आप कॉस्ट शीट के अंदर कहीं नहीं दिखाओगे। भाई कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की सामान बेचने के लिए मैंने कहा कि जल्दी पेमेंट दे, कैश डिस्काउंट, ये सारे खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स, डोनेशन, इनकम टैक्स का आपका पर्सनल टैक्स है यार, पर्सनल है आपका। मान लो अगर कंपनी है तो कंपनी का खुद का खर्चा है, ये कॉस्ट शीट में थोड़ी डालोगे। डोनेशन आपने दी, अपनी मर्जी से करी, अपने एक्सपीरियंस के लिए करी, मतलब अपने अच्छे काम के लिए करी कि भाई यार मैं डोनेट करता हूँ, भगवान मेरे साथ अच्छा करेगा, ये भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। डिविडेंड दे रहे हो, कोई गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होंगे। अगर आपका कोई भी फिक्स एसेट आपने बेचे, इन्वेस्टमेंट बेची, उसमें नुकसान हो गया, भाई आपने बेचा अपनी गलती की वजह से, आपने लॉस में बेचा है, जो भी रीजन था XYZ, कॉस्ट शीट के अंदर थोड़ी दिखाओगे। तो ये सारे वो खर्चे जिनका कोई भी कॉस्ट शीट के अंदर जगह नहीं मिलती। अगर अच्छा एक चीज़ समझा, कोई भी सब्सिडीज या ग्रांट्स मिलते हैं हमें, तो उससे क्या होता है, हमारी कॉस्टिंग कम लगती है, समझ रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक काम करो, आप जो अपनी लैंड है ना वो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आके लो, तो मैं आपको सब्सिडी दूंगा, समझ रहे हो। अगर आप हमसे सामान खरीदो तो मैं आपको सब्सिडी दूंगा, अगर आप ये वाली चीज़ खाते हो तो मैं आपको सब्सिडी दूंगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मेरी कॉस्टिंग कम लग रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप इको फ्रेंडली प्लांटर मशीनरी लगवाओ, तो आप ये वाली प्लांटर मशीनरी खरीदो, ये वाली खरीदोगे तो मैं आपको मशीनरी की कॉस्टिंग है 10 लाख रुपीज़, मैं आपको 5 लाख रुपीज़ में दूंगा। तो 5 लाख रुपीज़ की मुझे क्या मिली, सब्सिडी मिली। तो एक तरीके से वो क्या है, वो मैं अपनी कॉस्ट में से रिड्यूस करके दिखाऊंगी, नेट कॉस्ट दिखाऊंगी अपनी। डन, ये क्लियर हो गया। सब्सिडी अगर मिली तो कॉस्ट में से रिड्यूस करके दिखा देंगे। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर के अंदर एक ओवरव्यू देखा है कि हमारी कॉस्ट शीट कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक कंप्रीहेंसिव कॉस्ट शीट करा दूंगी, जिसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद PYQ में जितनी कॉस्ट शीट आ रखी है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, उस पर हम अपना फोकस डालेंगे। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई है आपको। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हैवी लेक्चर गया होगा, पर बेटा देखो मोरलेस जो चीज़ें हैं वो आपकी इसी फॉर्मेट के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। आपकी प्रोफेसर कोई और करवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा COP का, चाहे किसी भी फॉर्मेट से करना आप। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, फटाफट से अपनी नोटबुक के अंदर ये वाली कॉस्ट शीट को ड्रॉ कर लेना। ये कॉस्ट शीट आपकी CS4 की प्रेजेंटेशन के हिसाब से है। इस कॉस्ट शीट को ड्रॉ करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने क्वेश्चंस कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई डाउट वगैरह तो मुझसे पूछ लेना।